नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का अगला पद चयनात्मक पुनः अवशोषण के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में हमारे पास में पहला पद था परानिषेचन। परानिषेचन को पूर्ण रूप से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आपके सामने स्पष्ट कर दिया था, किसी तरह का उसमें कोई संशय या डाउट नहीं था। वो सब बातें हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में बात करें, चयनात्मक पुनः अवशोषण के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, चयनात्मक पुनः अवशोषण, क्योंकि दूसरा पद है तो मैं 2 नंबर पे एडिंग लगा सकता हूं। आपके पास में क्या हो सकता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण, है ना। क्या हो सकता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण। देखो बच्चों, नाम से पता रखना, चयनात्मक मतलब आपको चयन तो करना ही होगा। पुनः अवशोषण से क्या तात्पर्य है कि वह आवश्यक पदार्थ जो निषेध मतलब फिल्ट्रेट में आगे की तरफ आ गए हैं, केशिका गुच्छक से छन करके, उनमें से जो आवश्यक पदार्थ है उनको पुनः रुधिर में भेजने की क्रिया अपने पास में चयनात्मक क्या कहलाती है, आपके पास में पुनः अवशोषण कहलाती है। जानकारी के लिए बताता हूं कि जो हम लोगों ने बात किया था लास्ट क्लास के अंदर, अगर मेरे पास में बोमन संपुट है जो कि द्विभित्ति युक्त होता है, और फिर मेरे पास में ग्रीवा वाला भाग आ जाएगा। ग्रीवा से मैं आपको पता है कौन सा भाग आता है आपके पास में, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। ऐसा चित्र मैंने पिछले 3 वीडियो से मैं बताते जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां भी आप लोग जानते हैं कि यहां से आपके पास में अभिवाही धमनिका आती है, अभिवाही धमनिका, और यहां से अपवाही धमनिका होती है ना। और यहाँ पे केशिका गुच्छक यानी ग्लोमेरुलस मिलता है। इस सबसे आप परिचित हैं, इसमें कोई दोहराई की बात ही नहीं है। यहां से परानिषेध झिल्ली से छन करके जो निषेध नीचे की ओर आता है कुछ इस प्रकार, मतलब यहाँ पे आता है निषेध कुछ इस भांति, देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, इस तरीके से। ये क्या आपके पास में निषेध है, क्या है आपके पास में निषेध है। निषेध का मतलब क्या हो गया, आपके पास में फिल्ट्रेट है। इंग्लिश भाषा में अगर मैं इसको बोलूँ तो फिल्ट्रेट है, जो छन करके क्या हुआ है बेटा, आपके पास में नीचे की ओर आया है। क्या हुआ है, छन करके नीचे की ओर आया है, ये निषेध है बच्चों। इस निषेध यानी फिल्ट्रेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके पास में, इस निषेध में ध्यान लगाइएगा क्या क्या चीजें होती है। देखिए, आपको पिछले वीडियो में भी मैंने जानकारी दी थी कि निषेध जो होता है आपके पास में, उसका संगठन जो होता है वो प्लाज्मा के संगठन के समान ही होता है। बस शर्त ये होती है कि एक चीज इसमें प्लाज्मा वाली नहीं होती है, जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कभी भी छनते नहीं है। छनने से तात्पर्य यह है कि वो केशिका गुच्छक से छन करके नीचे नहीं आते हैं, वो अपवाही धमनिका द्वारा रुधिर में चले जाते हैं, है ना। तो निषेध का कंपोजिशन यानी संगठन आपको पता है कि सिमिलर है। क्या सिमिलर है, निषेध में प्लाज्मा के ही सारे कंटेंट आते हैं, है ना। तो क्या क्या चीज हो सकती है निषेध में, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, यूरिया, ठीक है। एक आ जाएगा आपके पास में यूरिक अम्ल, क्या आ जाएगा, यूरिक अम्ल। क्या आ जाएगा, कुछ विटामिन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, कुछ विटामिन्स जो जल में विलय होते हैं बेटा, ठीक है। जल, ऑफकोर्स जल तो आना ही है बेटा। उसके अलावा कुछ आयंस भी आ जाएंगे बच्चों। आयंस यानी कि मिनरल्स इसको कहते हैं अपन, जिसमें मुख्य रूप से सोडियम होता है बेटा, पोटेशियम होता है और क्लोराइड आयन होता है। उसके अतिरिक्त बेटा इसके अंदर ग्लूकोज रहता है। उसके अतिरिक्त इसके अंदर बेटा क्या रहता है, अमीनो अम्ल रहता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, वसीय अम्ल भी हो सकता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है आप लोगों को, ये सारा का सारा संगठन एक्चुअल में प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा में ये सब चीज़ें मिलती है, और प्लाज्मा का संगठन और निषेध जो फिल्ट्रेट होता है वो लगभग समान होता है, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके। अब ये सारे आपके पास में क्या होते हैं, निषेध के अंदर होते हैं। क्या होते हैं आपके पास में, निषेध के अंदर होते हैं। अब टोटल निषेध है, मान लीजिए टोटल निषेध है। टोटल निषेध में जो जल है, दिख रहा है आपको ये लिखा हुआ जल, देखिएगा बच्चों ये जल है। टोटल निषेध में जल का कितना प्रतिशत होता है आपके पास में, 95% किसका होता है बेटा, जल का होता है। कितना होता है, 95%। होगा ही, क्यों नहीं होगा। प्लाज्मा, जब प्लाज्मा के संगठन की बात करूं तो प्लाज्मा का 90 से 92% भाग जो है वो कौन बनाता है आपके पास में, जल ही तो बनाता है। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या हो रहा है कि जल है जो 95% रहता है। कितना रहता है आपके पास में, 95%। इस निषेध में जो जल है वो कितना रहता है आपके पास में, 95% रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, इस बात को बड़ा ध्यान से समझने, ठीक है ना।
तो ये आपके पास में 95% इसमें ये रहता है, बाकी के 5% में ये समस्त पदार्थ रहते हैं। आप लोग जानते हो कि हमको इस निःसंयंध से क्या करना है, यूरिया और यूरिक अम्ल को बाहर फेंकना है, कुछ जल का सहारा लेकर, कुछ मात्रा जल की, सारी मात्रा नहीं बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 95% जो जल है जो इस फिल्ट्रेट के अंदर है, इसमें से आपके पास में 0.8% जो है आपके पास में वो क्या होता है, केवल मूत्र के साथ में बाहर निकलता है। कितना, केवल 0.8% है वो मूत्र के साथ में त्यागा जाता है, मूत्र के साथ में शरीर से त्यागा जाता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि जो जल है जो 95%, उसमें केवल 1% मान लो लगभग, तो 94% जल, अर्थात जल का 90% या 92% जो जल है वो पुनः अवशोषित होकर के कहां चला जाता है, रुधिर में जाता है, यानी जल का भी अवशोषण होगा। सांद्र, अपन को सांद्र मूत्र का निर्माण करना है, तनु मूत्र का निर्माण नहीं करना है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो सांद्र के लिए जल की मात्रा कम होनी आवश्यक है, इस वजह से। तो जल कितना है इसमें, 95% है। 95% का 0.8% जो भाग है आपके पास में, ये 0.8% भाग केवल मूत्र के निर्माण में बाहर निकलता है। क्या मेरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई बच्चों? ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो ये सब निःसंयंध के आपके पास में क्या थे, यहाँ पे मेन टाइप, मतलब जो निःसंयंध के अंदर जो जो चीजें मिलती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब क्या होता है बेटा आपके पास में कि जो निःसंयंध है, जो निःसंयंध आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है, इसके लिए मैं एक चयनात्मक पुनः अवशोषण की परिभाषा यहाँ पे दर्ज करना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि निःसंयंध में उपस्थित लाभदायक, निःसंयंध में उपस्थित लाभदायक पदार्थों को, निःसंयंध में उपस्थित लाभदायक पदार्थों को पुनः रुधिर में पहुंचाने की क्रिया पुनः अवशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पुनः अवशोषण कहलाती है। यह जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। निःसंयंध में उपस्थित लाभदायक पदार्थों को पुनः रुधिर में पहुंचाने की क्रिया पुनः अवशोषण कहलाती है, यानी कि वापस से आपका इसमें रीअब्जॉर्प्शन वाली क्रिया कहलाई जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मतलब इनमें से आवश्यक पदार्थ, अब आवश्यक तो आपको नजर आ ही रहा है भाई, हम लोग ग्लूकोज के लिए रोते रहते हैं, और ग्लूकोज को यदि हम यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर त्याग देंगे तो शरीर में हमारे ग्लूकोज की कमी नहीं होगी क्या बच्चों? होगी ना। अमीनो अम्ल हमको रिक्वायर्ड है भाई। आवश्यक लाभदायक पदार्थ कौन कौन से हैं इसमें जो निःसंयंध में नीचे आ गए हैं? ये देखो, जल की मात्रा बिल्कुल जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, कुछ आयंस ये भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ग्लूकोज भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, अमीनो अम्ल भी जरूरी है, वसी अम्ल भी जरूरी है। अर्थात ये सभी लाभदायक पदार्थ है, सिर्फ और सिर्फ यूरिया यूरिक अम्ल को छोड़ करके। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इन सभी पदार्थों को, ये सब लाभदायक पदार्थ है जो निःसंयंध होकर के कहाँ आ गए हैं आपके पास में, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है, पुनः कहाँ पहुंचाना है, रुधिर में पहुंचाने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं हम लोग? पुनः अवशोषण का नाम देते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब नेफ्रॉन का चित्र बहुत बड़ा होता है। नेफ्रॉन, ये पुनः अवशोषण की जो क्रियाविधि है, ये आपके पास में तीनों स्थानों पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने पिछले वीडियो में परानिःसंयंधन पढ़ाया, तो परानिःसंयंधन में मैंने आपको ये बताया बच्चों कि परानिःसंयंधन में एक्चुअल में क्या चीज होती है कि ये होता कहाँ पे परानिःसंयंधन? परानिःसंयंधन होता है बोमन, संपुट और ग्लोमेरुलस, यानी मेलपी काय में होता है ना। और इसको मुख्य रूप से करवाता कौन है? निःसंयंधन झिल्ली करवाती है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में जानकारी दी आपको। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो पुनः अवशोषण है, ये पुनः अवशोषण जो है वो कौन करवाएगा, मतलब कहाँ पे होगा, नेफ्रॉन के कौन से भाग में होगा? तो यह पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको शॉर्ट में अपन PCT लिखते हैं, उसके अलावा हैनले का लूप, हैनले का लूप मतलब आपके पास में अवरोही व आरोही भुजा दोनों, समझ गए। तीसरी आपके पास में कौन है? DCT मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। इन तीनों में ये चीज होती है। क्या हुआ आपके पास में? समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। इन तीनों के अंदर आपके पास में पुनः अवशोषण रहता है। इसके अलावा एक और भाग होता है संग्रहण नलिका,
लेकिन संग्रहण नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखते नहीं है, लेकिन अपन को उसमें भी पुनः अवशोषण होता है, तो अपन उसको भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें नेफ्रॉन के भाग में काउंट नहीं होता संग्रहण नलिका। क्या लिख देते हैं? संग्रहण नलिका। याद रहे नेफ्रॉन का भाग नहीं है, परंतु क्योंकि नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ होता है इस वजह से हम इसके साथ में लिख रहे हैं इसको, यही कारण है। तो अब हमको इन अलग अलग भागों में, नेफ्रॉन के अलग अलग भागों में पुनः अवशोषण की क्रियाविधि पढ़नी है कि पुनः अवशोषण कैसे कैसे होता है। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? तो अभी सबसे पहले अपन बात करेंगे पीसीटी में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में चयनात्मक पुनः अवशोषण। जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को कि समीपस्थ कुंडलित नलिका एक सबसे मुख्य भाग है नेफ्रॉन का, जहां पे पुनः अवशोषण की क्रियाविधि होती है। तो यहाँ पे अपने पास में एक नंबर पे अपने पास में क्या रहेगा? समीपस्थ कुंडलित नलिका में, पूरा लिख देता हूं एक बार नाम, समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। चयनात्मक तो रहेगा ही बच्चों, ध्यान रखना, चयनात्मक को आपको हटाना नहीं है, चयनात्मक में कोई दोहराई नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण, राइट। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में? रसांकुर, सूक्ष्म अंकुर, जिसको अपन कहते हैं सूक्ष्मांकुर, माइक्रोविलाय। और आपको पता है कि सूक्ष्मांकुर जो है वो अंगुलीनुमा एक प्रवर्ध या अंगुलीनुमा संरचना होती है जो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती है और अवशोषण की दर को बढ़ाती है। तो क्योंकि पीसीटी के अंदर क्या होता है आपके पास में सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं, इस वजह से वह अवशोषण की दर को 20 गुना बढ़ा देती है। कितना बढ़ा देती है? 20 गुना। तो पहला बिंदु यही आ जाएगा, इसके अंदर क्या उपस्थित होता है बेटा? सूक्ष्मांकुर होते हैं। और ये सूक्ष्मांकुर, जिसको अपन अंग्रेजी भाषा भी याद रख लीजिएगा, माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? लगभग सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और अवशोषण की दर को 20 गुना बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाते हैं? अवशोषण की दर को कितना बढ़ा देंगे? 20 गुना बढ़ा देते हैं। समझ गए? कितना गुना बढ़ा रहे हैं? 20 गुना बढ़ा देते हैं। सूक्ष्मांकुर का आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। 20 गुना संक्रमण, क्या नाम है, अवशोषण की दर बढ़ जाएगी। 20 गुना किसको कहते हैं बेटा? नॉर्मली जितना होता है उसे 20 गुना। अब आपको पता है कि इसमें जो अपन ने निषेध पढ़े, निषेध में इतने सारी चीजें हैं। अब इन चीजों में से आपको बता देता हूं, लगभग 65 से 70% पुनः अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही होता है। 65 से 70% पुनः अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही होता है। सो ध्यान लगाकर सुनिए, दूसरा बिंदु आप ध्यान लगाइएगा, 65 से 70% पुनः अवशोषण कहां पे हो रहा है आपके पास में? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। इसको शॉर्ट में पीसीटी लिखते हैं बेटा, मैं पीसीटी लिखूंगा, अब मैं समीपस्थ कुंडलित नलिका नहीं लिखूंगा। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, है ना। 65 से 70% पुनः अवशोषण पीसीटी के अंदर ही होता है, अर्थात अधिकतम पुनः अवशोषण कहां हो रहा है? पीसीटी के अंदर ही हो रहा है। अब जो जो आवश्यक पदार्थ है वो किस प्रकार से जो अवशोषित हो सकते हैं, जिसमें मैं कुछ लिस्ट बनाता हूं, देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे मैंने लिखा C6H12O6 ग्लूकोज, फिर मैंने लिखा अमीनो अम्ल। क्या लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे आपके पास में? अमीनो अम्ल। कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे बेटा क्या? विटामिन्स। क्या लिख दिया बेटा? विटामिन्स। कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या? अकार्बनिक लवण। क्या लिख दिया बेटा? अकार्बनिक लवण। जैसे मुख्य रूप से आप देख लीजिएगा, इसमें सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा और क्लोराइड आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुख्य रूप से अकार्बनिक लवण, जिसकी बात कर रहा हूं मैं आपके पास में। इसके अतिरिक्त एक और हो सकता है, वो होता है अपने पास में फॉस्फेट। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अकार्बनिक लवण आ गया। ये सारे के सारे, ये समस्त जो है वो सक्रिय अभिगमन, कौन सा अभिगमन बेटा? सक्रिय अभिगमन द्वारा कहां पे पहुंचते हैं? रुधिर में पहुंचते हैं। कौन सा अभिगमन है? सक्रिय अभिगमन। जानकारी के लिए बता दूं, सक्रिय अभिगमन से तात्पर्य यह होता है कि किसी भी पदार्थ या किसी भी पदार्थ का आपके पास में उसकी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ ऊर्जा के उपयोग से पहुंचना। मतलब कि इसमें आपके पास में क्या लगेगा? एटीपी की आवश्यकता होगी।
सक्रिय यानी एक्टिव, एक्टिव वाले अभिगमन में हमेशा एटीपी की जरूरत रहती है, याद रखिएगा इस बात को। एटीपी की मदद से किसी भी पदार्थ का क्या होना, आपकी निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता क्षेत्र की तरफ जाना, क्या कहलाता है आपका, इसमें सक्रिय अभिगमन है। जानकारी के लिए बता दूं, यह सांद्रता प्रवणता के विपरीत कार्य करता है, जबकि निष्क्रिय होता है वो सांद्रता प्रवणता के साथ कार्य करता है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी बहुत अनिवार्य है। तो सक्रिय अभिगमन द्वारा कहां पहुंच जाएंगे, रुधिर पे, अर्थात रुधिर में इनकी मात्रा ज्यादा है और नेफ्रॉन के अंदर इनकी मात्रा कम है। मेरी बात समझ गए? ये थोड़ा सा आप ऐसे ही एक जनरल याद करने के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये एक हो गया हमारे पास में। दूसरा, हम लोग जब बात कर रहे हैं, ये तो मुख्य रूप से आपको ये भी इंफॉर्मेशन देता हूं कि पीसीटी में 100% ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण हो जाता है, 100%। अर्थात हेनले का लूप, डीसीटी या संग्रहण नलिका में किसी तरह का ग्लूकोज व अमीनो अम्ल का अवशोषण नहीं होता है। बात समझ गए मेरी बात को? तो यहां पे आपके पास में आ रहा है। दूसरी चीज आती है आपके पास में, ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे कितना प्रतिशत जल है, 95, और मूत्र के साथ कितना जाएगा, 0.8। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहता आपको कि 95 का 95% जो जल है वो पीसीटी के अंदर अवशोषित हो जाएगा, नहीं, मैंने ये बात कही नहीं आप लोगों को, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कुछ मात्रा जल की भी होती है जो पीसीटी के अंदर क्या होती है, अवशोषित होती है, ठीक है। लेकिन जल जो है, जल वो कौन से माध्यम से पहुंचेगा, परासरण की क्रिया द्वारा। किसकी क्रिया द्वारा बेटा, परासरण की क्रिया द्वारा। किसकी क्रिया, परासरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोसिस, ठीक है। परासरण की क्रिया के द्वारा कहां पे पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है। समझ गए मेरी बात को, कहां पहुंच रहा है, ब्लड में पहुंच रहा है। तो ये परासरण की क्रिया द्वारा पहुंच रहा है, वो सक्रिय अभिगमन के द्वारा पहुंच रहे हैं। ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। अब कौन से पदार्थ का पुनः अवशोषण पीसीटी में होगा और कौन से का नहीं होगा, कौन से का अधिकतम होगा, कौन से का निम्नतम होगा, ये समस्त बातें निर्भर करती है उस पदार्थ के दहली मान के ऊपर। दहली मान क्या होता है अभी मैं जानकारी देता हूं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने अभिगमन के बता दिया, अभिगमन के प्रकार के आधार पे। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि जो वृक्क के अंदर जो आपके पास में पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है वो दहली मान के ऊपर निर्भर करता है। ये देखिएगा, एक लाइन लिख रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। वृक्क के द्वारा पदार्थों का पुनः अवशोषण उस पदार्थ के, उसी पदार्थ के या उस पदार्थ के दहली मान पर निर्भर करता है। क्या करता है, दहली मान पर निर्भर करता है। अब दहली मान क्या होता है, दहली मान क्या होता है वो आपको देखना है। जैसे ग्लूकोज है, मान लो एक सब्सटेंस है ग्लूकोज है, तो आपके शरीर में, या ऐसा समझ लो आपके शरीर के रुधिर में किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जिसके ऊपर वहां पे क्या होगा, पुनः अवशोषण हो सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं, दहली मान कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं आपके पास में तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता है, देखो क्या होता है, दहली मान किसी, मैं भी समझा दूंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं, किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिकतम मात्रा है जिस पर वह ग्लोमेरुलस निस्यंदन से क्या होता है, वह पदार्थ पूर्ण रूप से अवशोषित हो सकता है, जिस पर वह पदार्थ ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छक, निस्यंद मतलब फिल्ट्रेट से पुनः अवशोषित हो सकता है। अब आप समझेंगे, देखो मैं बताता हूं आपको क्या चीज है, बहुत अच्छे से समझना। सपोज करो बेटा ये आपके पास में आपका एक शरीर है, यानी कि काय है, काय मतलब बॉडी है
है ना, क्या है ये बेटा, ये बॉडी है। अब इसके अंदर क्या रहता है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में मान लो सबसे ज़्यादा मान दहली मान जो होता है ग्लूकोज का ही होता है बेटा। तो मैंने क्या लिखा, ग्लूकोज लिखा। मतलब रुधिर में ग्लूकोज की, ये क्या नाम है आपके पास में, ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा है। क्या है, अधिकतम मात्रा। समझ लो मेरी बात को, नहीं समझ में आई बात मेरी, कि रुधिर जो है उसमें ग्लूकोज की क्या है, सबसे अधिकतम मात्रा है। अगर उसकी मात्रा कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे सिस्टम गड़बड़ा जाएंगे या हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। मेरी बात समझना, तो ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो रही है तो हमारा शरीर बौखला जाएगा। एक समझाने का तरीका है भाई, अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तो हमारा शरीर बौखला जाएगा। जब हमारा शरीर बौखला जाएगा तो क्या करेगा, कहीं से भी ग्लूकोज को लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी सांद्रता रुधिर में ज्यादा, उसका पुनः अवशोषण भी ज्यादा होगा और सबसे पहले होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी मात्रा कम हो गई तो क्या होगा, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। एक बात बता रहा हूं आपको, तो उसको मात्रा को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां कहीं से भी पुनः अवशोषित कर सकते हैं हम लोग, जहां से भी हम लोग ग्लूकोज को ले सकते हैं बॉडी से, वहां से खींच करके क्या करेंगे, रुधिर में लाएंगे। ये किसका काम होता है आपके पास में, नेफ्रॉन का कार्य रहता है पुनः अवशोषण के अंदर। वैसे तो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल दोनों का दहली मान अधिक होता है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों की आवश्यकता बॉडी को रहती है ना, एनी टाइम रहती है। अनावश्यक ग्लूकोज और अमीनो अम्ल को ये लोग बाहर निकालते ही नहीं है बॉडी से, क्योंकि ये क्या करेंगे, वापस अवशोषित करके रुधिर में फेंक देंगे ताकि ग्लूकोज और अमीनो अम्ल की मात्रा समान या निश्चित रूप से बनी रहे। एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, समझ गया? अच्छा, ये उदाहरण नहीं समझ में आता है तो एक उदाहरण तरीके से और देखो। आपके घर का रसोई है, ठीक है, रसोई में आपके पास में मान लो 3 चीजों के ऊपर अपन बात कर लेते हैं, एक घी, एक तेल और एक आटे के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जरूरत हमारे किसकी पड़ रही है, आटे की पड़ रही है। अगर हमारे पास में आटा नहीं होगा तो उससे हम रोटी नहीं बनाएंगे। और ये भी समझ लीजिए, इन तीनों चीजों के अंदर अधिकतम मात्रा लगती भी आटे की है, तो अधिकतम जरूरत भी किसकी है, आटे की ही है। और अधिकतम चीज आपके पास में रसोई में पड़ी भी क्या है, आटा पड़ा है। तो अगर उसकी मात्रा कम हुई तो आप कोशिश नहीं करोगे कि उसको वापस लाया जाए, लाना ही पड़ेगा, है कि नहीं, चाहे कैसे भी लाया जाए, है ना, वो तो लाना ही पड़ेगा। तो वही चीज है कि जिनका सांद्रता ज्यादा होती है रुधिर में, उनका पुनः अवशोषण भी क्या होता है, अधिक होता है, और उनका दहली मान भी अधिक होता है। दहली मान मतलब कि इसकी सांद्रता रुधिर में ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा चाहिए, मेरे को जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसको बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेफ्रॉन से बाहर, मूत्र के द्वारा बाहर नहीं त्यागा जाना चाहिए। लाभदायक पदार्थों को रुधिर में पहुंचाने की क्रिया ही पुनः अवशोषण है। और ग्लूकोज, अमीनो अम्ल वगैरह ये सब सबसे ज्यादा लाभदायक पदार्थ होते हैं। बस यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ दहली मान के बारे में, है ना। तो दहली मान किस किस का क्या क्या रहता है, उसके बारे में भी हमको यहाँ पे बातचीत करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे उच्च दहली पदार्थ, जैसे मैं लिख देता हूं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और कुछ क्या होता है, अकार्बनिक लवण भी होते हैं बेटा। ठीक है ना, क्या होता है आपके पास में, मेन तो ये 2 चीज आ रही है आपके पास में, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। इनका जो दहली मान होता है वो उच्च रहता है, उच्च दहली मान। ठीक है, ये उच्च दहली मान रहेगा, और उच्च दहली मान पे क्या होगा, इसका अवशोषण रहेगा, वो क्या होगा, अधिकतम होगा। अवशोषण क्या रहेगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। समझ गया मेरी बात को, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अधिकतम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या चीज आपके पास में, जल, कुछ खनिज लवण, जिसको आप अकार्बनिक लवण भी बोल सकते हो बेटा, खनिज लवण। खनिज लवण मतलब अकार्बनिक लवण आ गया आपके पास में। उसके अतिरिक्त आपके पास में ये जो चीज आ रही है, इसको खनिज लवण में आप आयंस देख लेना, जो भी सोडियम, पोटेशियम वगैरह, क्लोराइड आ जाएगा। इनका दहली मान क्या होता है, निम्न होता है, निम्न दहली मान। तो निम्न दहली मान है मतलब ये पीसीटी में इनका पुनः अवशोषण नहीं होगा या कम होगा, कम होगा, नहीं तो नहीं, कम होगा। ये सब बात किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, पीसीटी के लिए। पीसीटी मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका के लिए। तो अवशोषण क्या रहेगा आपके पास में, अवशोषण निम्न होता है, इसके अंदर क्या होता है, निम्न होता है।
तीन बातें करनी है अपन को, एक हो गई, दो हो गई। तीन पे अपने पास में आता है यूरिया कॉमा यूरिक अम्ल, और इन्हीं के निर्माण से बनता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन ये मैंने आपको जब मेरा पहला या दूसरा वीडियो था उसमें बताया था कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल के अलावा भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसमें क्रिएटिनिन भी होता है बेटा। इनका दहलीमान होता ही नहीं है, ठीक है ना, अदहलीमान मतलब इनका थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब दहलीमान है ही नहीं। तो दहलीमान है ही नहीं तो इनका अवशोषण होगा ही नहीं, और हमको करवाना भी नहीं इनका अवशोषण, क्योंकि इनकी तो रुधिर में जरूरत ही नहीं, इनको ही तो बाहर फेंकना है हमको, है कि नहीं। तो इसका क्या होगा, अवशोषण नहीं होता है, अवशोषण नहीं होता है। ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताई है। अवशोषण नहीं होता है, याद रखिएगा इस चीज का। अदहली मान है या अदहली पदार्थ है, आप मान की जगह पे इसको पदार्थ भी लिख सकते हैं हर जगह पे। अदहली पदार्थ, निम्न दहली पदार्थ और उच्च दहली पदार्थ, है ना। ये बातें भी आप इसके अंदर जानकारी के स्वरूप दे सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो पीसीटी के अंदर पूरा का पूरा अवशोषण किसके ऊपर निर्भर करता है, दहली मान के ऊपर निर्भर करता है। जिसका दहली मान अधिक है उसका आपके पास में अवशोषण की दर भी क्या होगी, अधिक होगी। जिसका दहली मान कम है उसके अंदर अवशोषण की दर भी क्या होगी बेटा, आपके पास में कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जिसका दहली मान 0 है उसका अवशोषण भी नहीं होगा, मतलब होगा ही नहीं, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।